सुना में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं अविनाश गोरक्षकर, मानस जायसवाल और आशुतोष शर्मा। आशुतोष, में आपकी पिक्स देख रहा था, आपने आईसीआईसीआई बैंक खरीदारी करने की राय तो दी, लेकिन साथ ही फ्यूचर्स में रिलायंस इंफ्रा पर भी आप पॉजिटिव हैं। बताएं क्यों पसंद है आपको, क्या लेवल्स इसके लिए? जी अनिल जी, मुझे लगता है कि थोड़ा रियलिटी स्टॉक्स में इस मंथ हमें एक अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। उसमें से जो बेहतर पिक रहेगी वो रिलायंस इंफ्रा की रहेगी। एक अच्छा सपोर्ट है 530-535 की रेंज में, तो 534 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर की तरफ मुझे लगता है 555 के टारगेट आज के दिन या आज और कल में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्टॉक पसंद है हमारे एक्सपर्ट आशुतोष को। नजर रखिए टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों पर भी। आप देखिए टेलीकॉम कमीशन ने टीआरएआई की जो सिफारिशें थी रिजर्व प्राइस के ऊपर स्पेक्ट्रम की, वो सिफारिशें मान ली हैं। 700 मेगाहर्ट्ज का जो प्राइसिंग है वो 11,485 करोड़ रुपए पर मेगाहर्ट्ज किया है। और टेलीकॉम कंपनियां निराश हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत महंगा है। तो टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों पर नजर रखिए। और हमने देखा था पिछले हफ्ते आइडिया, भारती के स्टॉक में काफी तेज गिरावट देखने को मिलती, नतीजे आने के बाद यहां पर प्रेशर देखा गया था। ये बताइए, नतीजों से पहले एक अच्छा रन, नतीजे आने के बाद एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, अब यहां से चाल कैसी रह सकती है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? नहीं, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भारती एयरटेल में डेफिनेटली थोड़ा सा अपटिक हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बायबैक प्राइस 400 रुपया रखा है। और क्लियरली अगर हम टेलीकॉम में कॉम्पिटिटिव स्पेस देखें तो भारती के पास सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम है। और डेफिनेटली रिलायंस जियो की एंट्री के बाद जो सबसे बड़ी कंपनी उनको जो विथस्टैंड कर सकती है कंपटीशन को, शायद भारती है। आइडिया की अगर हम बात करें तो हेमंत, मुझे लग रहा है कि नतीजे काफी वीक थे और आने वाले क्वार्टर्स में भी शायद वीक रहेंगे। बट क्लियरली बड़े प्लेयर्स में भारती एयरटेल पे ही मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। आइडिया में मेरे ख्याल से जो पोजीशन अगर है तो यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। आइडिया में से निकल जाना ठीक रहेगा, ये राय है। लेकिन क्या आईडीएफसी में से भी निकल जाना ठीक रहेगा, क्योंकि नंबर्स बड़े कमजोर दिख रहे हैं इसके और वायदा कारोबार का शेयर भी है। तो एक बार मैं आशुतोष से भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताएं अविनाश, आईडीएफसी पर क्या राय बन रही? जिस तरह से बैंक का कारोबार अलग करने के बाद जो इतनी कमजोर परफॉर्मेंस आ रही, देखिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 382 करोड़ से घटकर 130 करोड़ रह गया है, आय में कमी आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम में कमी आई है। हो सकता है स्ट्रिक्टली कंपेरेबल ना हो, लेकिन फिर भी नंबर तो बेहद कमजोर दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल जी, जब से ये डीमर्जर हो चुका है मेरे ख्याल से आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक दोनों ने इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया है। आईडीएफसी के नतीजे मेरे ख्याल से लगातार 2-3 क्वार्टर्स के बाद अगर हम देखें तो क्लियरली बोथ इनकम फ्रंट पे एज वेल एज बॉटम लाइन फ्रंट पे अगर सीक्वेंशियली भी देखें, अगर प्योरली डीमर्जर के बाद का बिजनेस देखें तो बहुत ही खराब नंबर्स है। जस्ट टू ऐड, आईडीएफसी बैंक के जो ग्रॉस एनपीए लेवल है वो प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में यानी फोर्थ क्वार्टर में करीबन 6% पहुंचे। तो ये काफी सरप्राइजिंग बात है कि ये बैंक अभी अभी लॉन्च हो चुका है। तो शुरुआत से ही अगर ये बैंक 6% के एनपीए दिखाते तो काफी सरप्राइजिंग बात है कि इनकी एसेट क्वालिटी कैसी रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरे माहौल में जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको काफी नुकसान हो चुका है। मेरे ख्याल से फॉर द टाइमिंग मैंने सजेस्ट करूंगा इधर आईडीएफसी या आईडीएफसी बैंक में निवेश किया जाए। चलिए, तो आईडीएफसी के चार्ट्स भी आप इस पर भी राय निकाल कर रखें आप। आशुतोष, मैं आपसे कुछ ही सेकंड्स में पहुंचूंगा आपके पास, फिर से पूछूंगा आपसे क्यों, लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत हो गई है तो मुझे वो बताना जरूरी है पहले। तो और बता दूं आपको कि शुरुआत होती दिख रही है प्री ओपनिंग सेशन की एकदम पॉजिटिव नोट पर। वाह, 75 अंक ऊपर दिख रहा है मुझे इस वक्त। सेंसेक्स और निफ्टी 55 अंक ऊपर दिख रहा था, यानी कि मजबूत शुरुआत होने के संकेत पहले आते दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में ये सब सेटल होंगे और तब देखेंगे क्या सही प्राइस आती है। और मजबूत क्या है, कोल इंडिया 4% मजबूत, लुपिन में 3% की मजबूती, इन्फोसिस और एचडीएफसी जैसे दिग्गज 2.5% मजबूत है, रिलायंस 3% मजबूत, अदानी पोर्ट 7% नीचे दिख रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में है नुकसान 3% का। आइए रुपए की शुरुआत करते हैं। 66-32 के मुकाबले हूं ये शुरुआत वो देख लेते हैं। कमजोरी का आशंका है, देखते हैं कैसी शुरुआत होती है। यहाँ थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, 66-41, 9 पैसे का नुकसान आपको दिखेगा करेंसी मार्केट में। तो थोड़ा सा कमजोरी का माहौल करेंसी मार्केट में 2 वजह, पहला तो कि डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ है, दूसरा एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े भी आए तो थोड़ा करेंसी मार्केट वहां से भी संकेत लेता है कि एफआईएस पैसा ला रहे हैं या ले जा रहे हैं, ये संकेत इस वक्त आता हुआ। आईडीएफसी लिमिटेड की बात हम कर रहे थे, आशुतोष बताएं अपनी राय, क्या शॉर्ट करना चाहिए? जी अनिल जी, मुझे लगता है ऑलरेडी ओवरसोल्ड रीजन में है ये स्टॉक। फ्रेश बाइंग नहीं कहूंगा अभी, बट जिनके पास है वो अभी होल्ड कर सकते हैं 42 के स्टॉप लॉस के साथ। मोस्टली इसकी एक रेंज देखी गई है 42-47 की एक रेंज है, इसमें कंसोलिडेट कर रहा है काफी देर से जब आफ्टर डीमर्जर। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक 42 का स्टॉप लॉस रख लें, नीचे ब्रेकडाउन मिले तो ही निकलने का सोचें, अदरवाइज स्टॉक काफी ऑलरेडी एक डाउनग्रेड हो चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड ही देखने को मिल सकती है।
ओके, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर भी नजर रहेगी। हमने आपको शुक्रवार को बाजार बंद होने से पहले बताया भी था कि सरकारी कंपनियां चाह रही हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा दिया जाए, और एक्सपेक्टेशंस भी उनकी यही थी कि करीब 1 रुपया पेट्रोल पर, डीजल पर 3 रुपए के आसपास का बढ़ोतरी कर दी जाए, और आप देखिए होता हुआ नजर आया है। ये इवन केरोसिन और जो सिलेंडर है जो नॉन सब्सिडी वाले हैं उनके भी दाम बढ़े, एटीएफ के भी दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, अब इनके नंबर्स के ऊपर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये बताइए अविनाश, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आपको कैसी लगती हैं, और कोई शेयर जो आपको पसंद हो लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छी बात है कि प्राइसेस बढ़े हैं डीजल, पेट्रोल एज वेल एज एलपीजी गैस के। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अच्छा प्ले रहेगा वो क्लियरली एचपीसीएल रहेगा, और उसके बाद आईओसी। हमें को लगता है कि इन प्राइस से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है, और इनके जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वो काफी पॉजिटिव रहेंगे, और आने वाला क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग रहेगा। होपफुली अगर ये प्राइस ट्रेंड कंटिन्यूसली मोमेंटम दिखाएगा। तो ये मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं, नंबर्स दमदार आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लोग तो यही कह रहे हैं कि इन तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों के जो नतीजे आएंगे हिस्टोरिक हो सकते हैं, हिस्टोरिक अब तक के सबसे बेहतरीन नंबर्स। देखते हैं किस तरह के रिजल्ट आते हैं और क्या स्टॉक पर कोई एक्शन और तेजी का बन पाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है हेमंत, अभी तक तो शुरुआती 3-4 मिनटों में लोग तेजी छोड़ने के मूड में दिख नहीं रहे हैं। देखते हैं जैसे जैसे 9:07-8 के नजदीक हम पहुंचते हैं किस तरह का रुझान आगे देखने को मिलता है। ये एक और इंटरेस्टिंग बात होगी। चलिए अब देख लेते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की और कौन सी कंपनियों पर नजर है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक पर ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं। डिम्पी अब और कंपनियों के चीजें भी कंपाइल करके लेकर आ चुके हैं। मारिको, औरोबिंदो, यूपीएल के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, डिम्पी बताइए। मैरिको का देखें तो यूबीएस की जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा है कि खरीदारी आप कर सकते हैं, 285 का ही लक्ष्य है। उन्होंने इसके रिजल्ट्स को शानदार बताया। उन्होंने कहा है कि एक तो एक कम्युनिटी के जो प्राइसेस लगातार कम हुआ है, इससे इनको बड़ा बेनिफिट मिला है, शायद आगे भी मिलता रहेगा। इसका ये भी मानना है कि जो 10.5% की जो ग्रोथ आई है ये उम्मीद से थोड़ी ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगली छमाही के अंदर भी हो सकता है आपको इनके कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हुए दिखें, इसलिए खरीदारी की राय 285 का लक्ष्य है। लेकिन जो क्रेडिट स्विस है वो शायद उतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है इस पर, क्योंकि उन्होंने अपनी आउट परफॉर्मेंस से रेटिंग को घटाकर न्यूट्रल कर दिया, साथ ही लक्ष्य को भी घटा 275 से 255, 20 रुपए घटा दिए उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है। उन्होंने कहा कि अपने पीयर के मुकाबले 15 से 20% महंगा दिखता है, और फाइनेंशियल 17 इसका 38 का मल्टीपल चल रहा है, जो कि थोड़ा गंभीर लगता है। फाइनेंशियल ट्रांसफर उतना ठीक है नहीं, और इनको आगे लगता है क्योंकि इस बार इनको कम्युनिटी के प्राइस गिरे हैं, इसका अनड्यू बेनिफिट मिला है, शायद हो सकता है आगे चल के ना मिले, तो वैल्यूएशन पे कुछ कंसर्न्स हैं। इसके अलावा ओबेरॉय रियलिटी पे भी यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है, जिन्होंने कहा कि इस बार इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं क्योंकि मार्जिन्स काफी बेहतर आए हैं, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज में ऑपरेशन मार्जिन्स जो हैं वो काफी शानदार बताए जाते हैं, और ये 42 से बढ़कर 46% हुए हैं। इनका ये कहना है कि आगे चल के जो वर्ली वाला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ये लॉन्च करने वाले हैं, इससे भी इनको कुछ हद तक बेनिफिट मिलेगा। लक्ष्य इन्होंने 365 रखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और कंपनी है यूपीएल, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि इसकी ओवर रेटिंग हम बरकरार रख रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये 646 है। कंपनी का मानना है कि इसका जो लैटिन अमेरिका बिजनेस है वहां पे 57% की जो ग्रोथ आई है ये उम्मीद से कहीं बेहतर है। आगे चल के इनकी जो गाइडेंस है 12 से 15% की थी, लेकिन कंपनी ने जो मुनाफा गाइडेंस दिखाया है और करेंसी के तौर पर ग्रोथ दिखाई है वो 18% की है, और आगे चल के भी अपने पीयर्स के मुकाबले ये थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, इसलिए मॉर्गन स्टैनली इस पे बुलिश है, ओवर रेटिंग बरकरार है। ओके, तो यूपीएल पर बुलिश है मॉर्गन स्टैनली, और इसी पर एक राय ले ली जाए कितना बढ़ेगा। माना इस चार्ट देखकर बताएं फटाफट क्या खरीदारी करनी चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि लोगों को पहले अंदाजा ये था कि नतीजे खराब आएंगे, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए, जैसा गाइडेंस दिया, लगता है स्टॉक भागने के लिए तैयार है। ये तो बिल्कुल, देखिए करीब 380 रुपए से हम हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बनते हुए देख रहे हैं, और जिस तरह फ्राइडे के सेशन में 525 के रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेक किया है वॉल्यूम्स के साथ, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि अभी और अच्छे लेवल्स देखने को मिले। अगर एक टेक्निकल टारगेट सेट करें तो वो रहेगा 560 का, और करंट लेवल्स पे मैं रिकमेंड करता हूं बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 525 का। ओके, तो ये राय यूपीएल पर। लेकिन आप देखिए अब प्री ओपनिंग ट्रेड्स थोड़े से सेटल होते हुए 10 अंक नीचे पहुंच गया है निफ्टी, और कई शेयर हैं जहां पर नजर आपकी होनी चाहिए। देखिए टिन प्लेट के नंबर्स कमजोर आए, ये शेयर 7-8% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ। फेडरल बैंक के नंबर्स कमजोर आए, ये शेयर 4% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ। और आईसीआईसीआई बैंक, जैसा कि एनएल भी कह रहे थे, आज थोड़ा और गिर सकता है, 3.5% की कमजोरी यहां पर भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल रियलिटी के नतीजे बेहद कमजोर आए, 56% एक्सपेक्टेड था कि इनका मार्जिन बढ़ेगा,
अब आप देखिए 45% पर ही मार्जिन का आया, तो ये शेयर कमजोरी के साथ खुलेगा। स्पाइस जेट, इंटरग्लोब, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन और कौन सी कंपनियां हैं जिन पर ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, चलिए पूछते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी बताइए। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कहा है कि इसकी रेटिंग जो ओवर रेट हम बरकरार अभी भी रख रहे हैं, लेकिन लक्ष्य भी इन्होंने बढ़ाया है, जो कि 900 से बढ़ाकर अब 1050 कर दिया है। उनका यह मानना है कि जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इन्होंने मर्ज किया है, अभी तो फिलहाल थोड़ा प्रेशर है, लेकिन FY17 के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लोन है, यानी लोन पर जो खर्चा है, वो काफी हद तक कम होता हो जाएगा, जिससे इनकी बैलेंस शीट सुधर जाएगी। तो ओवर रेटिंग बरकरार रखी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डीज पे भी मॉर्गन स्टैनली ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि इसको इक्वल वेट करते हैं, ना ही ओवर ना ही अंडर कर रहे हैं, इक्वल वेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक कंसर्न जरूर है, जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इनका कारोबार थोड़ा सा कम हुआ है, R&D पे इनका खर्च थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन इनको बेनिफिट जो मिलेगा वो ये मिल रहा है कि जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म के लिए इंटैक्ट रहेगी, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर आएगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप उन्होंने EPS जो है वो भी घटाया है, जो हालांकि वेरिएशन है 5 से 11% से लेके आसपास EPS इनका घट सकता है FY17 के अंदर। एक और शेयर है CLSA की, जिसपे रिपोर्ट आई है, वो है TVS मोटर। बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ पे 215 से इन्होंने लक्ष्य बढ़ा दिया 235 का, लेकिन और सब कुछ इन्होंने नेगेटिव बताया। लक्ष्य तो बढ़ाया, लेकिन अपनी बिक्री की राय को इन्होंने कायम रखा और वॉल्यूम और मार्जिन को लेकर उनको पूरी उम्मीद है कि आगे चल के कंपनी थोड़ी डेटोरेटिंग ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नुकसान बनेगा, क्योंकि TVS BMW पे जो ग्रोथ आनी चाहिए थी, उम्मीद से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही, वहां पे भी रुक गया है पूरा मामला। और इसके अलावा अगर आप इनका वॉल्यूम भी देखें तो विक्टर से जो उम्मीद थी वो अब बहुत कम होती हुई दिख रही है। हाँ, लेकिन जुपिटर जो है इनका वो ठीक चल रहा है। तो ये तमाम रिपोर्ट से CLS से TVS पर थोड़ा सा कोशिश होता हुआ दिख रहा है, पहले से है, और अब और FI रिपोर्ट्स यहाँ पर नेगेटिव आती दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज, ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दिख रही है मुझे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, और इसी पर एक राय ली जाए। चार्ट चेक, क्या शॉर्ट करना चाहिए डॉक्टर रेड्डी, क्या कहेंगे आप? मानस बताइए चार्ट देखकर। देखिए, मैं शॉर्ट करने को तो नहीं बोलूंगा। मैं समझता हूं कि जब तक 3000 के लेवल्स ब्रेक ना हो, यहां पर शॉर्ट ना बनाए। इसमें कोई शक नहीं कि चार्ट पैटर्न जो है वो वीक है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी ट्रेडिंग के लिहाज से तो सेल 3000 के नीचे ही बनता है। ओके, 3000 के नीचे टूटे तब बिकवाली करें, वो लेवल अहम होगा डॉक्टर रेड्डीज के लिए। तो ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जो लंबे समय में आपके लिए कारगर साबित होगी FIs की रिसर्च के दम पर। लेकिन हमारी ट्रेडिंग की रिसर्च आज कहां बता रही है आपको मौके ट्रेडिंग करने के। स्टॉक 2020 का मैच 7:30 से 8 बजे के बीच खेला गया, हेमंत और डिम्पी के बीच। बता दें आपको कौन से हैं वो टॉप 20 ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। शुरुआत करिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट से, क्योंकि नतीजे काफी अच्छे आए हैं। फेडरल बैंक के नंबर्स ने जिसे पॉइंट किया है, और MTNL के लिए अच्छी खबर, यहाँ पर VRS स्कीम लेकर आ रही है सरकार, और कैबिनेट से जल्द इसकी मंजूरी मिल सकती है। और MTNL के साथ ही ITI को सबसे आखिरी में भी देखिए टीम में शामिल किया है। अगर इस तरह की स्कीम्स इस कंपनी के लिए भी आती है तो फायदा हो सकता है। आगे चलकर सरकार मन बना रही है MTNL, BSNL, ITI का विलय करने के लिए। इसके अलावा रिलायंस डिफेंस के ऊपर भी नजर रखिए। यूक्रेन की सरकार की कंपनी के साथ जिस तरह से डिफेंस क्षेत्र में इन्होंने करार किया है वो पॉजिटिव माना जा रहा है। डिपेंडेबल और उससे पहले IGL और एवरेस्ट कैंटो, देखिए 2 स्टॉक्स हैं जिनको आज टीम में शामिल किया है। दिल्ली में जिस तरह से अब NCR में जिस तरह से अब CNG के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, टैक्सीज अब कन्वर्ट होती हुई दिखेंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं किया, ये एक अच्छी खबर है। और आप देखिए एस्ट्रा माइक्रो के नंबर्स अच्छे आए हैं, बेहतरीन तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कॉर्पोरेट कंज्यूमर्स के नंबर्स आज अच्छे आ सकते हैं और वॉल्यूम ग्रोथ बेहतरीन देखने को मिलेगा। GIC हाउसिंग फाइनेंस, इसने भी शानदार नंबर्स पेश किए, यहाँ पर भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए 10 के 10 हमारे शेयर भी देखिए, जिसमें एक का सेल कॉल है और इसके अलावा सभी बाय है। वेल्सपन इंडिया को हमने टेक्सटाइल का इंसेंटिव सरकार जल्द अब दे सकती है, सरकार इनकी मुश्किलों को समझ रही है, इसलिए वेल्सपन इंडिया के आप नजर रखें। हेडलबर्ग, ऊषा मार्टिन, आधुनिक मेटल और कॉन्कोर सेल है, और 3 ऊपर के जो शेयर वो बड़े बेनिफिशियरी हैं। रेलवे से जुड़ी जो पॉलिसी के साथ एक खबर आई है कि अगले 6 महीने के लिए सरकार 15% ड्यूटी में कट कर रही है, और वो ट्रांसपोर्टेशन ड्यूटी में कट करे, फ्रेट में, माल भाड़े में ड्यूटी में कट कर रही है, तो एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्रीव्स कॉटन को आपको डिपेंडेबल शेयर हमने इसलिए रखा क्योंकि एक तो इन्होंने इंजन एसेट डेवलप किया है जो कि आगे चलकर सरकार मैंडेटरी कर सकती है, और उसके रिजल्ट बड़े शानदार आ सकते हैं। गिना फिलामेंट के भी रिजल्ट अच्छे आए हैं और टेक्सटाइल का बेनिफिट इसको भी मिलेगा। मन्नापुरम सोने के वजह से हमने लिया है क्योंकि 30,000 का रेट, और आगे चल के हो सकता है हेज कम्युनिटी के तौर पर सोना और भी तेज होता हुआ दिखे। मन्नापुरम के क्वार्टरली रिजल्ट भी जो बेहतर आएंगे। सिटी केबल पे भी आप नजर रखें, इसके रिजल्ट जो हैं वो टर्न अराउंड आ सकते हैं। 45 करोड़ के घाटे के मुकाबले 50 करोड़ का फायदा इस बार
आ सकता है, उसके ऊपर इंडिया पे भी आपको ध्यान रखना है, जहां पर इनको एक ऑर्डर और मिल सकता है करीब 165 करोड़ रुपए का। चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज आपके रडार पर होने चाहिए। इंट्राडे में ये मुनाफा कमाने का दमखम आपको रखते हैं, लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए औरोबिंदो फार्मा वोकहार्ड्ट पर भी। औरोबिंदो फार्मा के लिए दो अच्छी खबरें आती हुई, एक तो गोल्डमैन सैक्स ने वापस से कवरेज शुरू किया है, बाय की रेटिंग इनके लिए दी है, और दूसरा एफआईपीबी ने मंजूरी दी है इनके प्रस्ताव को विदेशी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और औरोबिंदो के अलावा वोकहार्ड्ट के लिए भी यही खबर आती हुई कि एफआईपीबी ने इनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन दोनों के में चार्ट्स देखकर बताइए और डेटा देखकर बताइए आशुतोष, कैसे लगते हैं दोनों स्टॉक्स आपको? जी बिल्कुल, दोनों ही बहुत बढ़िया स्टॉक लग रहे हैं यहाँ पे मुझे। औरो फार्मा मुझे लगता है कि 750 के आसपास का स्टॉप लॉस प्लेस करके बाय करना चाहिए। ऊपर का काफी बेहतरीन टारगेट आ रहा है 790 के आसपास का, तो इसमें मेरी बाय रिकमेंडेशन रहेगी। सेकंड स्टॉक रहेगा डॉक्टर रेड्डीज वोकहार्ड्ट फार्मा। वोकहार्ड्ट फार्मा की बात हुई जी, वोकहार्ड्ट फार्मा अगेन अ बाय कॉल। यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 965 पे, और ऊपर का टारगेट 1030 के आसपास आएगा, और 1030 अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो एक काफी बेहतरीन यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ये हैं दोनों स्टॉक्स पर आए, और बता दूं प्री ओपनिंग सेशन में 4% नीचे 230 के नीचे खुलता हुआ दिख रहा है ये आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। मानस से एक राय ली जाए 400। मानस 230 के लेवल को आशुतोष और उससे पहले हमारे संदीप वागले साहब थे, दोनों अहम लेवल बता रहे थे, उसके नीचे खुल रहा है, तो क्या ये अगर 227-28 पर खुल जाए तो शॉर्ट बनेगा फिर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि प्राइवेट बैंकिंग में सबसे वीक स्ट्रक्चर किसी बैंक का है तो वो आईसीआईसीआई बैंक का है। 50 दिनों का मूविंग एवरेज करीब 230 के आसपास आता है, तो अगर उसके नीचे ट्रेड हो तो बिल्कुल यहाँ पर सेल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 230 के नीचे कम से कम 217 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, इसलिए 230 के नीचे शॉर्ट करें और अपने स्टॉप लॉसेस 237 के आसपास लगाएं। चलिए, पिछले हफ्ते 6% गिरा था, आज 4% नीचे खुलने की तैयारी ये शेयर कर रहा है। हालांकि अनिल, पिछले हफ्ते हमने देखा था येस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक 6 से 8% तक बढ़े थे ये सारे बैंक एक हफ्ते में, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने बेहद कमजोर प्रदर्शन दिखाया था और आज भी शुरुआत नर्म नोट पर होती हुई दिख रही है। इंटरग्लोब एविएशन अच्छे नंबर्स के बावजूद देखिए यहाँ पर लगता है मुनाफा वसूली हावी होने वाली है। 5% की गिरावट के साथ ये शेयर खुलने वाला है। ओबराय रियल्टी 4% की कमजोरी के साथ खुलेगा। और वैसे भी आप देखिए एटीएफ की कीमतें जिस तरह से बढ़ाई गई हैं, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट देखने को मिलेगी, और दाम बढ़ने का फायदा शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिलता हुआ नजर आए। आप देखिए बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी बढ़त के साथ खुलने को तैयार हैं। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर अच्छे आए, ये शेयर 1-1.5% मजबूती के साथ खुलने वाला है। मारिको पर भी ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश रहे हैं, 10% का वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा कहा जाएगा। और सबकी नजर आज होने वाली है फिर गोदरेज कंज्यूमर्स के नंबर्स कैसे आते हैं, माफ कीजिए कल कैसे आते हैं, इस शेयर पर भी नजर होगी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कमजोरी जो है उसकी लीडरशिप आ रही है बैंक निफ्टी से। 1% का नुकसान, 2.25 अंक नीचे बैंक निफ्टी दिखा है। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी में उतनी कमजोरी नहीं है जितनी आपको एसडीएक्स निफ्टी में नजर आ रही थी। और देखें तो अगर आप कमजोरी सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक में दमदार दिख रही है, थोड़ी बहुत एसबीआई और एम&एम में, उसके अलावा बाकी स्टॉक थोड़े से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे, तो देखना होगा हम क्या थोड़ी और कमजोरी बढ़ाते हैं, क्या 7,800 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहली टिकाती हुई 120 अंक नीचे सेंसेक्स और 30 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। आधा % के आसपास का नुकसान अब होता हुआ निफ्टी में, नुकसान अब 35 अंकों का, और सेंसेक्स से 130 अंक नीचे। % कमजोर हो चुका है बाजार। और बैंक निफ्टी पर रखिए नजर, जहां पर 1% का नुकसान है, 170 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी में, और वजह 3% की नीचे की टिक आईसीआईसीआई बैंक पर पहले आती हुई दिख रही है। हालांकि 226 का लो बनाकर यहां पर आईसीआईसीआई बैंक 229 पर। आईटीसी दूसरा स्टॉक है, लगता है आई वर्ड के लिए आज दिन ठीक नहीं दिख रहा है। 1.5% का नुकसान आईटीसी में दिख रहा है। और तीसरा है आइडिया जो 1.5% नीचे था। तीनों ही आई नाम के स्टॉक्स यहां पर कमजोर होते दिख रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा पावर यहां पर नुकसान है। बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई भी फिसलते हुए दिख रहे हैं, 1-1% के नुकसान, और एलएनटी में 1% का नुकसान। मजबूत क्या है? यस बैंक जहां पर विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई है, आरबीआई ने 60% किया, स्टॉक 1% मजबूत है। हीरो मोटोकॉर्प आज मंथली सेल्स नंबर के पहले 1% मजबूत है। लुपिन के लिए पॉजिटिव खबरें, 1% की मजबूती। एचडीएफसी नतीजों से पहले 1% उछलता हुआ, ये है
स्टॉक्स एक्शन में। आइए वायदा कारोबार में बता दूं उससे पहले निफ्टी 7,800 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा जेएसपीएल यहां पर 2.5% का नुकसान, फेडरल बैंक कमजोर नतीजों के बाद फिसलता हुआ 2% नीचे, आईडीएफसी का स्टॉक भी है 2.5% नीचे, ये भी वायदा कारोबार का स्टॉक, बेहद कमजोर नतीजे यहां पर आए। और अपोलो टायर्स पे नुकसान है 2% का। कुछ बैंक्स कमजोर होते दिख रहे हैं सरकारी, उसमें से ओबीसी, इलाहाबाद बैंक, ये बैंक है जहां पर आज कमजोरी का रुझान है। मजबूत किया है, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन श्रीराम ट्रांसपोर्ट का। जो रिपोर्ट्स आई हैं जेपी मॉर्गन की तरफ से अपग्रेड, ये 3% की मजबूती दिखाता हुआ स्टॉक। आईजीएल में 1.5% का इजाफा, जो हेमंत कह भी रहते कि आईजीएल के लिए फायदे की बात है। वोखार 1.5% ऊपर है, एचपीवीपी आईओसी जैसे शेयरों में भी मजबूती, और एक्सिस बैंक के लिए भी अच्छी खबरों के दम पर 1% का उछाल। बिल्कुल। और आप देखिए नवीन फ्लोरीन 13% मजबूती दिखा रहा है। थोड़ा लिक्विड शेयर जरूर है, लेकिन नंबर्स ने जिस तरह से पॉजिटिव सरप्राइज दिखाया है, आप देखिए ये शेयर आज आपके रडार पर होना चाहिए। अच्छी तेजी दिखा रहा है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर अच्छे, 2% मजबूत है ये शेयर। एक्सिस बैंक का मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। एफआईपीबी ने जो निवेश सीमा है वो 62% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। तो जहां बैंक निफ्टी कमजोर है, बाकी बैंकिंग शेयर कमजोर है, लेकिन इस शेयर के लिए अच्छी खबर आती हुई इसका फायदा इसको मिला है। और येस बैंक भी देखिए, एफआई ने अब यहां पर करीब 60% तक निवेश सीमा बढ़ गई है, तो उसका फायदा इस खबर का मिलता हुआ दिखेगा। और पिछले हफ्ते भी हमने देखा है इस शेयर ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो येस बैंक, एक्सिस बैंक, ये दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा, वोखार्ड, हम आपसे कह रहे थे कि यहां पर भी एफआईपीबी की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इनके जो प्रस्ताव था, आप देखिए ये दोनों ही शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प में भी एक्सपेक्टेशन यही कि 5.5 लाख के आसपास की गाड़ियां इन्होंने बेची हैं पिछले महीने भी, और उसके नंबर्स आने वाले हैं और करीब 5.5% की बढ़त देखी जाएगी इन नंबर्स में। और माना यह भी जा रहा है कि मैरिज सीजन जो चल रहा था उसमें बिक्री अच्छी रही होगी, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एमटीएनएल वीआरएस जो इन्होंने दिया है अपने कर्मचारियों को, और टेलीकॉम कमीशन ने जो वो प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, अब माना जा रहा है कि कैबिनेट भी जल्द उसको मंजूरी देते हुए नजर आएगा। 3% का इजाफा इस शेयर में भी देखने को मिल रहा है। कमजोर बाजार में भी काफी अच्छे शेयर हैं, काफी सारे शेयर हैं जो अच्छा तेजी प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन 7,800 के नीचे आने का बिल्कुल इंतजार कर रहा है इस समय निफ्टी। अच्छा, एक दो स्टॉक जो कमजोर दिख रहे हैं वो भी बताऊं। टिनप्लेट 11% टूट गया खराब नंबर्स के बाद, यहां पर बड़ी मार पड़ती हुई दिखी। ओबेरॉय रियल्टी तो एक्सपेक्टेशन था कि खुलेगा 255-60 के लेवल, हम सुबह ही बता रहे थे कि वहां तक गिरेगा, लगभग वही आ गया। आरपीजी लाइफ 5% नीचे है। आईडीएफसी अब देखिए कमजोरी और बढ़ गई, 3% के आसपास का नुकसान है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्टॉक भी, इसके भी नंबर्स आए थे वीकेंड पर, 3% नीचे ये स्टॉक आपको नजर आएगा। फेडरल बैंक में 2% का नुकसान है। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में साफ तौर पर दिख रहे हैं। शुक्रवार को 3:25 पर नतीजे आए थे श्रीराम ट्रांसपोर्ट के, लेकिन शायद पूरा बाजार का रिएक्शन हुआ नहीं। अब 3.5% के आसपास की मजबूती वहां पर दिख रही। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक भी आपके एक्शन में लेकर आइए, रेडार पर लाइए। 5% का उछाल, क्योंकि टाटा पावर इनके कुछ एसेट्स खरीदने का मन बना रहा है। ये खबरें आ रही है, 9,600 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू की गई है। इस खबर के दम पर वेल्सपन स्टॉक का स्टॉक मजबूत होता दिख रहा है। 7,800 पर आ चुके हैं बाजार, थोड़ा सा उसके नीचे फिसले, लेकिन इस वक्त एग्जैक्टली वही लेवल है। 250 अंकों का नुकसान है निफ्टी पर। मानस, पहली राय निफ्टी पर 7,800 क्या ट्रेड होगा इंट्राडे के लिए? देखिए इंट्राडे के लिए ट्रेड मैं समझता हूँ तभी लेना है जब अब निफ्टी 7825 के ऊपर निकले। अगर 7825 के ऊपर निकले तब तो आप बिल्कुल 7775 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि शायद निफ्टी 7775 के लेवल्स ना ब्रेक करे इस बार, कहीं ना कहीं वहां पर सपोर्ट लेने की उम्मीद काफी कर सकते हैं आप। 7775 के लेवल पर नजर है हमारे एक्सपर्ट की, शायद इस स्तर के नीचे ना जाए। बहरहाल रिजल्ट्स के ऊपर यानी आप देखिए मोटा मोटा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और खबरों के दम पर काफी सारे शेयर हैं जहां पर प्रेशर बना हुआ है। आज मेटल पैक भी देखिए कमजोर है। हिंडाल्को करीब 1.5% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। इवन आईटी कंपनियों से भी कोई सहारा नहीं है, तो चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। टेक महिंद्रा, अब इसके नंबर्स आने वाले हैं, देखना होगा ये नंबर्स कैसे आते हैं। फिलहाल बाकी आईटी कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं, इस पर नजर है। ये शेयर करीब 1-1.25% नीचे है। लेकिन आईटीसी, ये शेयर आप देखिए कमजोरी इसकी बढ़ती जा रही है हर रोज, आप देखिए, और ये भी हैवी वेट है, बाजार पर बड़ी रखता है। इस स्टॉक में भी दबाव देखने को मिल रहा है। और आप देखिए अब बजाज ऑटो के नंबर्स आते हुए, मंथली सेल्स के अप्रैल में कुल बिक्री
2.36 लाख से अब बढ़ी है। कितनी बढ़ी है एक बार फिर से देखेंगे। बाइक की बिक्री 2.86 लाख से बढ़कर 2.92 हुई है और अप्रैल में एक्सपोर्ट्स देखिए जो बड़ा चीज है जिस पर नजर होती है वो घटी है, 1.62 लाख से घटकर 3 लाख के आसपास हुई है। तो एक्सपोर्ट का नंबर यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है। 3 व्हीलर की बिक्री के आंकड़े पर भी नजर होगी। कुल बिक्री देखिए घटी है, फ्लैट रही है, 3.36 से 3.3 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची हैं। तो अब आप देखिए करीब करीब 1.5% नीचे ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ है। बिल्कुल, लेकिन एक स्टॉक जहां पर दमदार शॉट्स बन रहे हैं सुबह सुबह वो है डॉक्टर रेड्डीज। 1.5% स्टॉक टूटा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा इजाफा अगर सुबह सुबह कहीं दिख रहा है तो वो डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में 1.5-2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका। तो यहां पर मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या अब इन लेवल पर शॉर्ट करने का मौका है? 3066 पर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। आशुतोष बताएं आप। जी अनिल जी, मैं समझता हूँ फ्रेश यहाँ पे सेलिंग की राय नहीं रहेगी जब तक 3000 ब्रेक नहीं होता है। एक अच्छी सपोर्ट है उन लेवल्स पे, 3000-3020 एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। तो वेट करें, यहाँ पे थोड़ी सी वेट एंड वॉच गेम हम रख सकते हैं। 3020 ब्रेक करे, 3000 ब्रेक करे तो वहीं पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, अदरवाइज कोई यहाँ पे पोजीशन ना ले। आशुतोष, इसके अलावा आईजीएल पर बताइए, यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम भी हो रहा है और तेजी भी देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर तेजी कर सकते हैं? जैसे हमने देखा कि न्यूज भी है तो बिल्कुल यहाँ पे एक तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। 578 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा यहाँ पे इंट्राडे में और मैं समझता हूँ कि 590 तक के टारगेट आ सकते हैं स्टॉक में। 590 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। तेजी करके चलें, लेकिन नतीजे वाले कुछ शेयरों में जो एक्शन दिख रहा है उनमें नवीन फ्लोरिन अब 17%। आपने टीम में लिया था? नहीं, एक्चुअली वॉल्यूम इतने कम क्वालिफाई नहीं करता था। अच्छा, बहुत कम वॉल्यूम्स होते हैं, अचानक से अच्छे नंबर्स के दम पर तेजी देखी। हाँ, मैं देख रहा हूँ 10 दिनों सही कह रहे हैं आप। 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है 1900 शेयरों का। कैसे लेंगे आप टीम में? लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो एक ही स्टॉक है और वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। 5% की बड़ी उछाल। इन नंबर्स के दम पर क्या ये 1000 रुपए के आसपास भी निवेश के लायक है? अविनाश क्या कहेंगे? अगर अगले साल का अगर आउटलुक लेके तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ग्रोथ सीवी मार्केट में हम देख रहे हैं अनिल जी, मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है ज्यादातर सेकंड हैंड ट्रक्स में अपनी निश एस्टेब्लिश कर चुका है। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही नतीजे और ऐसा ही अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर आता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली 6 to 12 मंथ्स में आउटलुक अच्छा है और शायद ये लेवल पे भी खरीदे तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा 15% एटलीस्ट ऑन हायर बेस ये मुनाफा आ सकता है। ओके, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस भी इस शेयर पर काफी बुलिश है। लेकिन आप देखिए गैस बेचने वाली कंपनियां आईजीएल जो दिल्ली में करती हैं गैस का काम, और आप देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, यही है स्टार परफॉर्मेंस आज के कमजोर बाजार में, जहां सेंसेक्स 200 पॉइंट नीचे अब पहुंच गया है, 7800 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एचपीसीएल देखिए 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। चार्ट पर कौन सा स्टॉक आपको सबसे अच्छा लगता है मानस? एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में अगर देखें तो शुक्रवार के सेशन में भी इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। देखिए स्ट्रक्चर तो तीनों का पॉजिटिव है, लेकिन अगर इन तीनों में एक स्टॉक चूज करना होगा तो वो डेफिनेटली बीपीसीएल रहेगा। और मैं समझता हूं कि अगर आप 2 से 3 हफ्ते या तो 1 मंथ तक का टाइम लें तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक 1025 से लेकर 1035 की रेंज में आ सकता है। तो मैं तो समझता हूं बिल्कुल करंट लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 960 के नीचे रखने चाहिए। 960 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चलें, ये राय। लेकिन वेल्सपन एंटरप्राइजेज, इसके चार्ट्स भी देखकर बताएं मानस, क्या कोई मौका है ट्रेडिंग करने का? जो इनके पावर एसेट्स हैं, पावर कारोबार से जुड़ी, वो टाटा पावर को बेचने की बात चल रही है। इस खबर के दम पर स्टॉक में 5% की उछाल बनी है। इन लेवल्स पर 65 के आसपास क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरह के पैटर्न्स बने और जिस तरह स्टॉक ने 60 रुपए का रेजिस्टेंस पिछले दिनों ब्रेक किया है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 75 और 78 की रेंज आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। बिल्कुल यहाँ खरीदारी की जा सकती है, बट स्टॉप लॉस जरूर रखें क्योंकि काफी वोलेटाइल स्टॉक है, तो आपको स्टॉप लॉस 59 के नीचे जरूर रखना है। लेकिन देखिए जो टॉक ऑफ द टाउन है ना, वो तो आईपीओज ही हैं। अब देखिए थायरो केयर ने जिस तरह से 73 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिला और माना जा रहा है कि 200-250 रुपए तक लिस्टिंग गेन्स लोगों को हो सकते हैं। अब सबकी नजरें हैं कि जीवन में क्या पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। वहां पर भी प्रीमियम ग्रे मार्केट में बता रहा है कि अच्छी लिस्टिंग वहां पर भी हो सकती है। बिल्कुल, लग तो ऐसा रहा है कि ये आईपीओ भी हिट होगा। भले अब तक मुश्किल से 1 गुना की रेंज में भरा है, लेकिन आज आखिरी दिन है, एक्शन आज ही होगा। हाँ, एक्चुअली आईपीओ में पैसा लगाने का एक सही तरीका हेमंत है कि जहां आपको ये रीजनेबली कॉन्फिडेंस हो कि लिस्टिंग पर नुकसान नहीं होगा,
तो वहां रिटेल इन्वेस्टर को चांस लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि उज्जीवन में भी जो 14-14.5 हजार रुपए की जो मिनिमम वाली एप्लीकेशन लगती है उसमें अप्लाई करने में कहीं कोई हर्ज नहीं, इसमें भी पैसा तो बनेगा। नुकसान नहीं होने की संभावना मानकर चल सकते हैं कि नुकसान तो होगा नहीं, बाजार खराब भी हो जाए तब भी। और जब आपको पता है कि इक्विटास की अच्छी लिस्टिंग हुई है, अच्छा प्रदर्शन हुआ है, इक्विटास के मुकाबले में वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पर भी जगह है, तो लिस्टिंग पे एक बार पैसा बन सकता है। क्या राय है सर आपकी, कैसे अप्रोच करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए? क्योंकि देखिए थायरो केयर में लोगों ने लगाया तो बहुत पैसा है, हार्डली शेयर मिलने वाले हैं उनको सब जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से सब्सक्रिप्शन हुआ है तोड़ फोड़ के आना चाहिए। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट मैं भी अनिल जी से एग्री करूंगा कि उज्जीवन का अगर हम वैल्यूएशन देखें इक्विटास से तो वो डेफिनेटली आईपीओ के प्राइस से कंपेयर किया जाए तो काफी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे जिस प्रकार का इनका एसेट बेस है, इनकी जो जोग्राफिकल रीच है और क्लियरली जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी और जो ग्रोथ हमने लास्ट 3-4 सालों में देखा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। हालांकि आईपीओ के रिस्पॉन्स में अगर हम थायरो केयर को देखें और उज्जीवन को देखें तो शायद नंबर्स थोड़े कम है, लेकिन रियल प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आईपीओ डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को मिस नहीं करना चाहिए। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और थायरो केयर भी हम लगातार आपको कह रहे थे कि पैसा लगाइए, बेहतरीन आईपीओ है। और मेरे ख्याल से अब तक के जितने आईपीओ हैं रिसेंटली में, उसमें शायद सबसे सुपर हिट थायरो केयर हो। तो बिल्कुल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आईपीओ आने वाला है वोडाफोन का, उसके लिए भी तैयारियां चल रही है। मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट हो गए हैं, हालांकि अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन बड़ा आईपीओ $3 अरब यानी कितना 18,000 करोड़ 20,000 करोड़ की रेंज का आईपीओ होगा, मेगा आईपीओ देखना होगा। साल के अंत के आसपास शायद ये आता हुआ नजर आए। बट एक्चुअली इस बार हेमंत आईपीओ की लंबी लिस्ट है, इतने पाइपलाइन है, अगले 2-3 महीने जबरदस्त आईपीओ आने वाले, तो आपको ये बहुत सेलेक्टिवली ध्यान रखना है कि पैसा कहां लगाना है, किसमें लगाना है। और एक आईपीओ जो इसी हफ्ते खुलने वाला है उसकी भी बात कर लेते हैं, और वो है पराग मिल्क फूड की। 4 से 6 तारीख तक ये खुले रहेगा। 328 से 356 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। इसको देखा है आपने, कैसा लगता है? नहीं, इनफैक्ट हेमंत मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का एपिटाइट हमने डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स के शेयरों को देखा है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इतना सस्ता नहीं है। बट अगर हम मार्केट का माहौल देखें, मार्केट का सेंटिमेंट देखें, तो डेफिनेटली लंबे निवेशक के लिए डेफिनेटली अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला हो सकता है। तो पराग वाल में शायद जितना रुझान आपको उज्जीवन और थायरो केयर में कॉन्फिडेंस दिखता है, उतना कॉन्फिडेंस वहां न दिखे। लेकिन जो कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क लेकर आईपीओ में ही पैसा लगाना चाहते हैं, शायद वो उस पर नजर डालें। आईपीओ खुलेगा तब नजदीक की डेट्स पर हम कुछ और बातचीत उन पर जरूर करेंगे और बताएंगे किस तरह का रेस्पॉन्स और क्या ट्रेड आपका बनता है। लेकिन इस बीच एक बात साफ है कि बाजार 7,800 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करें। थोड़ा फिसले थे हम नीचे, 7,786 का लो है। तो एक चीज साफ दिख रही कि जो लोज हमने शुक्रवार को बनाए थे 7,788 के, उन लोज के आसपास पहला सपोर्ट बाजार ने लिया है। बिल्कुल। और ऑयल एंड गैस स्पेस ही दरअसल सहारा दे रहा है, न सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जो थोड़ा मजबूती के साथ ट्रेड कर रही हैं, आईजीएल में तेजी, और ओएनजीसी भी आप देखिए ये शेयर भी करीब करीब 1% मजबूती के साथ इस समय कारोबार करता हुआ। तो ये एक हैवी वेट है जो थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम इस समय मार्केट को करता हुआ। बाकी आप देखिए दबाव चौतरफा देखने को इस समय मिल रहा है। और ओएनजीसी पर ही एक राय लेना चाहता हूं आपसे, मानस चार्ट्स पर ओएनजीसी कैसा लगता है आपको? बहुत बुरा नहीं लगता है। देखिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस काफी समय से स्टॉक फेस कर रहा था 210 और 215 की रेंज में, और पिछले दिनों ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं। पॉइंट जो 100 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉक निकला है। मैं तो समझता हूं कि खरीदारी करनी चाहिए। 210 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 240 के आसपास है उसको आने वाले टाइम में वो टेस्ट करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बाय का रिकमेंडेशन रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो ये है राय इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ओएनजीसी में। लेकिन फेडरल बैंक, कर्नाटक बैंक, ये छोटे छोटे जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये थोड़े कमजोर होते दिख रहे हैं। फेडरल बैंक का तो समझ में आया है कि रिजल्ट्स कमजोर है। कर्नाटक बैंक भी 0.25% अब नीचे आता हुआ दिखा है। सरकारी बैंक्स में पीएनबी, ओबीसी, इलाहाबाद, ये तमाम शेयर कमजोर होते हुए दिखे। लेकिन मैं राय लूंगा टीवीएस मोटर्स पर। यहां पर भी अब एफआईज थोड़े से सावधान होते दिख रहे हैं। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आशुतोष आपसे राय ली जाए, टीवीएस मोटर्स क्या शॉर्ट करने का मौका है इस स्टॉक में कहीं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? अनिल जी, मैं नहीं समझता कि इन लेवल्स के ऊपर शॉर्ट किया जा सकता है। एक अपनी सपोर्ट लेवल के आसपास टीवीएस मोटर ट्रेड कर रहा है। 310-15 ये एक सपोर्ट रेंज है इसकी। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे छोटा एक अगर स्टॉप लॉस लिया जा सके तो 308 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की जा सकती है, और ऊपर की तरफ अगेन शॉर्ट टर्म ट्रेड 325-330 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
तो ये रहा टीवीएस मोटर पर जहाँ CLSA का भी आज एक कॉल आया। देखना होगा कि इसके नतीजे